नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में अनुसूची एवं प्रश्नावली के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। आज हम इनके अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, दोनों में अंतर, प्रकार और सबसे महत्वपूर्ण जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है कि प्रश्नों के कितने प्रकार होते हैं। क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। अब प्रकार नहीं पूछे जाते हैं, प्रश्नों के पूछे जाते हैं कि ये प्रश्न किस प्रकार का है, अनेकार्थ है, दुनाली है, त्रिनाली है। इस प्रकार के गुण और दोष और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम साथ साथ है वो करते जाएंगे। तो आज हम इस दोनों का कंप्लीट अध्ययन करेंगे, लेकिन जो प्रश्नों के प्रकार हैं उन पे विशेष आज हमारा ध्यान रहेगा। अगर हम अर्थ की बात करें तो पहले प्रश्नावली कर लेते हैं। प्रश्नावली जैसा कि नाम से पता चलता है प्रश्न आवली यानी प्रश्नों की एक सूची है। तो प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है, प्रश्नों का एक सेट है जिसमें अनुसंधान करता है वो उत्तरदाता के पास भेजता है। इस प्रश्नों की सूची को अनुसंधान करता उत्तरदाता के पास व्यक्तिगत या डाक के रूप में किसी भी रूप में भेजता है। उत्तरदाता स्वयं उसका उत्तर लिखकर पुनः अनुसंधानकर्ता के पास में लौटा देता है। ये प्रश्नावली विधि कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? उपकरण क्या कहेंगे? ये क्या है? उपकरण है किसका? तथ्य संकलन का। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो बोगार्ट्स ने क्या कहा है कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। परिभाषा लगभग सभी की समान ही होगी, थोड़ा सा आपको ध्यान देखना पड़ेगा कि कौन से ने कौन सी परिभाषा दी है। तो बोगार्ट्स ने क्या कहा कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित गई प्रश्नों की एक सूची है। गुड एवं हार्ट ने क्या कहा कि सामान्य रूप से प्रश्नावली है शब्द है जो प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली को कहते हैं। यानी उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक पत्रक का प्रयोग किया जाता है और उस पत्रक में क्या होते हैं? प्रश्न लिखे हुए होते हैं। तो उससे उत्तरदाता स्वयं भरता है तो उसे प्रश्नावली कहते हैं। तीसरी परिभाषा है लुंडबर्ग की। इन्होंने कहा कि मूलतः प्रश्नावली प्रश्नों का एक समूह है जिसे शिक्षित लोगों के, अब यहां पे ये चीज है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, शिक्षित लोगों के लिए उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है उनके मौखिक व्यवहारों का निरीक्षण करने के लिए। तो ये परिभाषा थोड़ी सी अलग है जिसमें उन्होंने शिक्षित शब्द का प्रयोग किया है। तो ये परिभाषा लुंडबर्ग की होगी। तो ये परिभाषाएं हो गई, अर्थ हो गया। अगर हम इसके प्रकारों की बात करें तो इसके कई प्रकार हैं। जैसे कि लुंडबर्ग ने इसके 2 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार। अब प्रकार क्या होते हैं? प्रश्नों की जो संरचना होती है, प्रश्नों के जो टाइप्स होते हैं उसी के हिसाब से प्रश्नावली के टाइप्स होते हैं। एक है, इन्होंने 2 प्रकार बताए। एक तथ्य संबंधी प्रश्नावली, तथ्य जिसमें फैक्ट पूछे जाते हैं, डाटा पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर इस प्रकार के प्रश्न होंगे उसमें कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपके परिवार में आपकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है। इस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें रखे जाते हैं। और दूसरा प्रकार इन्होंने बताया है वो है मनोवर्ती संबंधी, मनोवर्ती मत जानने के लिए। तो इसमें उसके विचारों को जाना जाता है। इसमें इस प्रकार के प्रश्न होंगे, क्या आप मानते हैं कि संयुक्त परिवार होने चाहिए, एकांकी परिवार होना चाहिए? यानी इसमें क्या आएगा? उनकी राय को जाना जाएगा किसी एक टॉपिक के बारे में। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न होते हैं तो उसको मनोवर्ती संबंधी प्रश्नावली कहते हैं। तो ये वर्गीकरण है वो तो लुंडबर्ग का हो गया। पीवी यंग ने 2 अलग अलग आधारों पर इसके अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। एक है प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर। तो प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार की प्रश्नावली होती है, एक बंद प्रश्नावली, एक खुली, एक क्लोज्ड, एक ओपन। तो इसमें बंद प्रश्न होते हैं, कैसे होते हैं? आपके परिवार में कितने सदस्य है? तो उसमें ऑप्शन दिए होते हैं कि 2, बी में आएंगे 3, सी में आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से उसको एक पे टिक करना होता है। तो इस प्रकार की प्रश्नावली को बोलते हैं बंद प्रश्नावली। और खुली प्रश्नावली वही होती है जिसमें मत जाने जाते हैं कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय प्रकट कीजिए। यानी उसमें अपने तरीके से वो उसके पास आंसर देने के
अलग अलग तरीके हो सकते हैं और अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग आंसर उसमें आते हैं। संरचना के आधार पर एक संरचना के आधार पर भी पीवी यंग ने दो प्रकार की प्रश्नावली बताई, संरचित और असंरचित प्रश्नावली। अब हम एक एक पे डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं संरचित प्रश्नावली। रंचित यानी पहले से ही जिसकी रचना है कर ली जाती है, स्ट्रक्चर्ड। तो उसमें क्या होता है कि जो प्रश्नावली में प्रश्न होते हैं उनका निर्माण अनुसंधान से पूर्व ही कर लिया जाता है। प्रश्न की भाषा क्या होगी, वाक्य क्या होंगे, क्रम क्या होंगे आदि सब पहले से डिसाइड होते हैं और अनुसंधान के दौरान उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये संरचित होती है। पीवी यंग ने क्या कहा कि संरचित प्रश्नावली अधिक अपर्याप्त उत्तरों, यानी जो उत्तर अपर्याप्त है उनके स्पष्टीकरण या अधिक विस्तार से प्रत्युत्तर पाने के लिए किया जाता है। और ये क्या होता है, औपचारिक प्रकार के जो अनुसंधान होते हैं, जो फॉर्मल रिसर्च होती है, उसमें इस संरचित प्रश्नावली का प्रयोग है वो अधिक किया जाता है। जहोदा ने संरचित प्रश्नावली को मानकीकृत प्रश्नावली कहा है। क्या कहा है, मानकीकृत, स्टैंडर्ड क्वेश्चनरीज इसको कहा है। किसने कहा, जहोदा ने। और ये औपचारिक प्रकार के अनुसंधान में अधिक उपयोगी होती है। दूसरी है असंरचित। इसमें क्या होता है कि प्रश्नों का कोई क्रम निश्चित नहीं होता है या प्रश्न होते ही नहीं है, उनकी बजाय विषय एवं बिंदु लिखे होते हैं, उनके बारे में सूचनाएं इकट्ठी करनी होती है। उनके बारे में क्या लिखे होते हैं, केवल विषय टॉपिक्स लिखे होते हैं। इसे यंग ने साक्षात्कार निर्देशिका कहा है। क्या कहा है, साक्षात्कार निर्देशिका, जो कल हमने पढ़े थे। साक्षात्कार निर्देशिका क्या होती है, साक्षात्कार के दौरान उसमें कुछ बिंदु लिखे होते हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछने होते हैं। इसमें अधिकतर जो प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं, खुले प्रकार के होते हैं, क्योंकि बंद प्रकार के प्रश्न होने की तो संभावना होती ही नहीं है। और ये मुख्य रूप से जो अनौपचारिक अनफॉर्मल रिसर्च है उसमें इसका प्रयोग होता है असंरचित प्रश्नावली का। तो संरचित और असंरचित, अब दोनों में अगर अंतर पूछ लिया जाए तो आप आराम से कर सकते हो कि प्रश्नों की प्रकृति के आधार पे, प्रश्नों की या जो अनुसंधान विस्तृत होता है किससे, असंरचित से, उसमें केवल सीमित प्रश्न ही हम पूछ सकते हैं, उसमें राय नहीं जानी जा सकती। इसमें हम विस्तार से व्यक्ति की राय है वो जान सकते हैं। वो औपचारिक प्रकार के रिसर्च में होते हैं, ये अनौपचारिक प्रकार के रिसर्च में इसका प्रयोग है वो किया जाता है। अब है बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली, क्लोज्ड। इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रश्न होते हैं उनके विकल्प दिए होते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं। उसमें क्या होता है कि 4 या 5 या ज़्यादा भी ऑप्शन दिए होते हैं कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, 5वीं तक, 8वीं तक, 10वीं तक, 12वीं तक, BA तक, MA तक। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, या आप किस प्रकार के परिवार में रहते हैं, एकांकी परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार। तो इसमें क्या होता है कि ऑप्शन दिए होते हैं और केवल उत्तरदाता एक विकल्प का चयन करता है और उसको टिक मार्क कर देता है। तो इसे क्या कहते हैं, क्लोज्ड। ओपन में क्या होता है, इसको खुली या असीमित या अप्रतिबंधित प्रश्नावली कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ओपन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो उत्तरदाता है वो खुलकर अपने विचार प्रकट कर सकता है, खुलकर अपने विचार प्रकट कर सकता है। इसमें व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं, सुझावों आदि विषय में उनके जो तथ्य होते हैं वो संकलित किए जा सकते हैं, बंद में नहीं किए जा सकते। जो खुली प्रश्नावली है उसमें ये विचार, भावनाएं, इनका विवरण या जो गुणात्मक तथ्य है वो संकलित है, किए जा सकते हैं। जैसे कि प्रश्न होगा कि भारत में गरीबी के क्या कारण हैं, तो इसमें कारण में ऑप्शन नहीं दिए होते हैं, बस यहीं छोड़ दिया जाता है और कुछ खाली जगह छोड़ दी जाती है जिसमें वो खुद 2, 4, 10, 20 कारण है वो लिख सकते हैं। एक है चित्रमय प्रश्नावली। तो ये प्रश्नावली को अधिक आकर्षित बनाने के लिए किया जाता है। तो ये एक बंद प्रकार की प्रश्नावली होती है। क्या होती है, ये बंद प्रकार की प्रश्नावली होती है, क्लोज्ड क्वेश्चनरीज है ये।
इसमें क्या होता है कि जो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन के स्थान पे क्या होते हैं, चित्रों के रूप में उनको प्रकट किया जाता है। किन के रूप में? चित्रों के रूप में प्रकट किया जाता है। तो बालकों की मनोवृत्ति या जो सुन नहीं सकते, पढ़े लिखे हैं, या जो निरक्षर लोग हैं, वो भी सीमित मात्रा में इसका प्रयोग है वो कर सकते हैं। चित्र में प्रश्नावली को ये अधिक आकर्षित बनाने के लिए और अधिक बोधगम्य बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग है वो किया जाता है। एक है मिश्रित प्रश्नावली, तो इसमें जितने भी ये है उन सब का क्या होता है, मिश्रण होता है। एक होता है अर्ध संरचित, जिसमें संरचित और असंरचित प्रश्नावली का दोनों का मिश्रण होता है, और सभी का मिश्रण होगा तो उसको कहेंगे मिश्रित प्रश्नावली। तो ये तो कुछ प्रकार आगे। अब है प्रश्नावली के प्रारूप, डिजाइन कैसे होते हैं, जो प्रश्न है उसकी फ्रेमिंग कैसे होती है, इसको लेकर सरांताकोस ने 5 प्रारूप बताए हैं, 5 डिजाइन बताए हैं प्रश्नावली के। नंबर 1, ये महत्वपूर्ण है। अब प्रश्नों जो आएंगे क्वेश्चंस आगे एग्जाम में, उनमें यही पूछे जाएंगे। भूल जाइए कि प्रश्नावली के प्रकार नहीं पूछेंगे, अब प्रारूप पूछे जाएंगे, उनके प्रश्नों के प्रकार पूछे जाएंगे। तो फनेल यानी कीप प्रारूप, कीप कैसे होती है, कीप प्रारूप। तो इसमें क्या होते हैं कि जो प्रश्नों की संरचना होती है, यानी अगर 20 प्रश्न होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, प्रश्न पहले सामान्य पूछे जाते हैं, फिर विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य से विशेष, निर्वैयक्तिक से व्यक्तिक पहले सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर व्यक्तिगत प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि क्या आपको लगता है कि ड्रग्स का सेवन करना अच्छी बात है, या ड्रग्स का सेवन कितने प्रतिशत मात्रा में किया जाता है? तो उसने उत्तर दिया कि हाँ, लगभग 70% लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं। फिर अगला प्रश्न होगा कि क्या आप ड्रग्स का सेवन करते हैं? तो पहले अव्यक्तिक था, उसके बारे में नहीं था, बाद में उसके बारे में था। असंवेदनशील पूछे जाते हैं पहले, और उसके बाद में संवेदनशील प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, यानी धीरे धीरे बंदे को ट्रैक पे लाया जाता है। तो ये सामान्य से विशेष, निर्व्यक्तिक से व्यक्तिक, असंवेदनशील से संवेदनशील, यानी पहले तो बिल्कुल सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर उनमें गंभीरता ढालनी है वो शुरू कर दी जाती है। जैसे कि क्या आपके गांव में गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग होता है? तो वो कह देंगे कि जी हाँ होता है। फिर आपसे पूछ लेंगे, या किसी से भी जिनसे पूछते हैं, क्या आप कौन से गर्भ निरोधक साधन का प्रयोग करते हैं? तो पहले ये निर्व्यक्तिक था, फिर व्यक्तिगत प्रश्न हो गया। पहले ये संवेदनशील ज्यादा नहीं था, ये ज्यादा संवेदनशील हो गया। तो ये पहला प्रारूप है, और ये ज्यादा गंभीर प्रश्नों को पूछने के लिए किए जाते हैं। कई बार इसका उल्टा भी होता है, इसको बोलते हैं उल्टी की प्रारूप या इन्वर्टेड फेमल फॉर्मेट। यानी इसमें क्या होता है कि कीप है वो उल्टी हो जाती है। जो ये होता है, इसके विपरीत प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी प्रश्नों का क्रम है वो बदल जाता है। विशेष से सामान्य, व्यक्तिक से निर्व्यक्तिक, संवेदनशील से असंवेदनशील प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। एक है हीरा प्रारूप, डायमंड डिजाइन। डायमंड कैसे होता है? डायमंड ये कीप हो गई और ये उल्टी कीप हो गई, तो बीच में से होगा वो। तो इसमें क्या है, दोनों का मिश्रण होता है। पहले वाले दोनों हैं, इनका मिश्रण इसमें होता है डायमंड में। आगे है बॉक्स डिजाइन या बक्सा प्रारूप। तो इसमें क्या होते हैं कि बक्सा यानी सब एक जैसे, इसमें पहले या बाद में कुछ नहीं होता है, जैसे पहले होते हैं वैसे ही बाद में होते हैं। यानी पूरी प्रश्नावली में, संपूर्ण प्रश्नावली में एक जैसे प्रश्न इसमें रहते हैं। कैसे रहते हैं? एक जैसे प्रश्न इसमें रहते हैं। मिश्रित प्रारूप क्या है? मिश्रित प्रारूप। इसमें क्या होता है कि प्रश्नावली को कई सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि हम पेपर देते हैं ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और प्रत्येक सेक्शन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी में बक्सा प्रारूप पूछ लिया, किसी में कीप प्रारूप पूछ लिया। इस प्रकार ये 5 प्रश्नावली के प्रारूप हैं। अब जिसकी मैं बात कर रहा था कि प्रश्नों के प्रकार, सबसे महत्वपूर्ण अगर आज का टॉपिक हमारा है तो वो यही है
कि प्रश्नों के प्रकार, और आप इनको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक के अंदर। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए, और मैं उनको एक ही बात बोलता हूं कि अगर आपके पास वक्त है तो अपने तरीके से नोट्स को बनाइए। दूसरे के नोट्स बनाए आपके लिए उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि दूसरे जब नोट्स बनाते हैं उसमें सारी चीजें लिखते हैं, और जब आप नोट्स बनाओगे ना तो उसमें क्या लिखोगे, वही चीज लिखोगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं आ रही है, जो आपके लिए डाउटफुल है, उनको अपने नोट्स में ऐड कीजिए। जो चीजें पहले से ही आ रही है उनको बार बार पढ़ने का, बार बार नोट करने का क्या फायदा है। मैंने नोट्स बना दिए, मैंने पहली लाइन क्या होगी कि अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र का प्रयोग है 1838 में किया था, इसलिए इनको समाजशास्त्र के जनक कहते हैं। तो यह तो आपको पता है, आप रिवीजन करके आप इसमें लाइन पढ़ने में अपना टाइम वक्त क्यों कर रहे हो। तो ये होता है कि हमारे राजस्थान में एक कहावत है, खुद गए मरे बिया स्वर्ग कौन मिले। तो ये है कि दूसरों के कंधों पर जनाजे निकलते हैं, अगर स्वर्ग प्राप्त करना है तो आपको खुद को मरना पड़ेगा, यानी खुद को नोट्स बनाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये प्रश्न जो आपको नहीं आ रहे हैं वो आप अपने नोट्स में कीजिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। और पहले जब आपके पास 3 महीने का टाइम है, 2 महीने नोट्स बनाते हैं, साथ साथ रिवीजन भी होती है, पढ़ते भी है, और लास्ट में जब टाइम बचता है अपने पास 10-15 दिन 20 दिन, तो उसमें उनकी रिवीजन हम कर सकते हैं। तो प्रश्नों की प्रकार की बात करें तो प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। प्राथमिक प्रश्न कौन से होते हैं, जो प्रत्यक्ष उत्तरदाता से संबंधित होते हैं। क्या होते हैं, जो प्रत्यक्ष उत्तरदाता से संबंधित होते हैं। जैसे कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, ये क्या है, प्राथमिक प्रश्न है, प्राइमरी क्वेश्चन है। अब सेकेंडरी में क्या होता है कि उस प्राथमिक प्रश्न की पुष्टि करने के लिए प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। जैसे कि कितने सदस्य हैं, उसने बता दिया कि 5 सदस्य हैं, तो अब उनसे पूछा जा सकता है कि आपके परिवार में ज्यादातर जो डिसीजन है वो कौन लेता है। अब ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आर्थिक डिसीजन कौन लेता है, सामाजिक डिसीजन कौन लेता है, तो बता देगा ये दादाजी लेते हैं, ये पिताजी लेते हैं, ये मम्मी जी लेती है। तो पता चल गया कि हाँ उसके परिवार में 5 सदस्य हैं। तो इस प्रकार के जो सेकेंडरी होते हैं वो प्राथमिक प्रश्नों की पुष्टि करते हैं। और जो तृतीयक प्रश्न होते हैं वो अलग ही प्रकार के होते हैं, उसमें केवल सूचनाएं उनसे ली जाती है, किसी तथ्य की उनसे वो पूछे जाते हैं। अब है एक है सहवर्तोत्तर और मुक्तोत्तर। तो ये कुछ भी नहीं है, ये वही है जो हम पढ़ चुके हैं। इसको क्या कहेंगे, क्लोज्ड एंड ओपन। बस हिंदी में इनका नाम है, आप ये नाम देख के ही कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कहाँ से नाम आ गया, इसलिए केवल रखा है। तो इसलिए मैं बार बार साथ में कहता हूं कि जो अंग्रेजी शब्दावली है वो भी देख लिया करो, तो इससे क्या है बहुत इजी हो जाता है। अब सहवर्तोत्तर यानी वर्त के अंदर, तो इसका होता है बंद प्रश्न। अब उसमें वर्त होता है कि आपको जिसमें टिक करना होता है। आगे है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष जो क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, उत्तरदाता के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए होते हैं। और अप्रत्यक्ष जो होते हैं वो दूसरे के बारे में उनसे सूचना लेने के लिए होते हैं। जैसे कि प्राथमिक क्या होगा, आप किस माध्यम में, कौन से मीडियम से शिक्षा ग्रहण करना पसंद करते हैं, हिंदी, अंग्रेजी या अपनी मातृभाषा के अंदर। तो ये खुद का हो गया, तो ये क्या है, प्रत्यक्ष प्रश्न उससे पूछ लिया। तो मैं कह सकता हूं कि हाँ मैं हिंदी से शिक्षा माध्यम है वो चुनना पसंद करूंगा। लेकिन दूसरा प्रश्न होगा कि समाज में ज्यादातर लोग किस शिक्षा माध्यम को चुनते हैं या पसंद करते हैं, तो हो सकता है वो कहेंगे कि इंग्लिश मीडियम। तो ये प्रत्यक्ष हो गया। और ये अप्रत्यक्ष, ये किसके बारे में पूछा जा रहा है, ये समाज के अन्य लोगों के बारे में पूछे जा रहे हैं, उसके डायरेक्ट उससे नहीं पूछा जा रहा है। आगे है नामिक, क्रम सूचक एवं अंतराल, नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल। तो इसमें क्या होता है, नामिक में, नॉमिनल में क्या होता है कि उत्तर 2 या अधिक श्रेणियों में होता है, 2 या अधिक श्रेणियों में होता है। मुख्य रूप से क्या है, 2 श्रेणियों में होता है कि आप साक्षर हैं या नहीं है। तो उत्तर होगा हाँ या ना के अंदर। तो इसके अंदर एक कोटि क्रम है वो रखा होता है,
लेकिन ज्यादातर है 2 श्रेणियां ही होती है, यस या नो। तो इसको कहते हैं नामिक। एक होता है कर्म सूचक प्रश्न। तो इन प्रश्नों में कई ऑप्शन होते हैं और कोटि क्रम में वो रखे जाते हैं, कोटि क्रम में रखे जाते हैं। जैसे कि निरक्षर पूछ लिया कि आप कहां तक पढ़े हुए हैं, तो निरक्षर हैं, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की है, उच्च प्राथमिक की है, माध्यमिक की है, उच्च माध्यमिक की है, तो इसको बोलते हैं कर्म सूचक। और कर्म सूचक में क्या होता है कि निश्चित कोई अंतराल नहीं होता है, कोई अंतराल नहीं होता है। जब एक निश्चित अंतराल के बाद में, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमें देखना है, हम रिसर्च कर रहे हैं, हमें लोगों का आयु वर्ग बांटना है, तो हम क्या करेंगे कि 0 से लेकर 15 वर्ष, 15 से 35 वर्ष, 35 से 60 वर्ष और 60 से ऊपर। तो इसमें क्या हो गया, यहां 15 साल आए हैं, यहां 20 साल हो गए और यहां फिर 15 साल हो गए और फिर आगे हो सकता है। तो यानी कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, अंतराल है वो अनिश्चित होता है। जब क्रमों के बीच में अंतराल निश्चित होता है, 2 संख्याओं में समान अंतर होता है, जैसे कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, अगर इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनको क्या कहेंगे, अंतराल वाले, इंटरवल वाले प्रश्न उनमें पूछे जाएंगे। तो नौमिक, कर्म सूचक एवं अंतराल। अब है आकस्मिक क्वेश्चंस, आकस्मिक प्रश्न। तो ये क्या होता है कि कोई प्रश्न होता है, उसके प्रत्युत्तर में दूसरा प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है। कोई प्रश्न है, उसके प्रत्युत्तर में, ये ज्यादातर क्या है, अनुसूची में उपयोग आता है। ये प्रश्न है वो ज्यादातर किस में उपयोग होते हैं, अनुसूची में प्रयोग होते हैं, प्रश्नावली में नहीं होते हैं। जैसे किसी से पूछ लिया कि आप कहां तक पढ़े लिखे हैं या किस माध्यम को चुनना पसंद करेंगे, उसने कहा कि मैं हिंदी मीडियम को चुनना पसंद करूंगी, और फिर उसे पूछ लिया जाता है क्यों, तो वो क्या हो गया, आकस्मिक क्वेश्चन हो गया। अब है निस्पंदन, छनना या फिल्टर, इसको अंग्रेजी में कहेंगे फिल्टर या छनना। जो फिल्टर लगाते हैं ना, तो वही इसमें होते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक प्रश्न होता है, आगे के प्रश्न तभी वो उत्तर देगा जब उसका यस होगा, जब उसका उत्तर यस होगा। जैसे कि मैंने कई प्रश्न लिखे थे, क्या आप ड्रग्स का सेवन करते हैं, यस या नो, तो ये नौमिक प्रश्न हो गया। अब किसी ने कह दिया कि यस, तो फिर अगला प्रश्न आएगा कि आप किस प्रकार के ड्रग्स का सेवन करते हैं, तो उसने कहेगा कि मैं धूम्रपान करता हूं। क्या करता हूं, धूम्रपान करता हूं। तो फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि किस प्रकार का धूम्रपान करते हैं आप, कि सिगरेट है, बीड़ी है, या किसी हुक्का है, किसके जरिए, या तंबाकू का सेवन करते हैं, तो तंबाकू का सेवन आप किस रूप में करते हैं, धुएं के रूप में करते हैं या फिर सिर्फ डायरेक्ट चबाकर उसको करते हैं, या जो नस्वार होती है, सूंघनी होती है, उसके जरिए करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जब पहले में हाँ होता है, फिर ही आगे प्रश्न होता है। पहला प्रश्न क्या होता है, सामान्य प्रश्न होता है, और अगला प्रश्न क्या होता है, विशिष्ट प्रश्न होता है। तो इसको बोलते हैं फिल्टर क्वेश्चन। अब है ऐसे प्रश्न जिनसे इंटरव्यू के दौरान बचा जाना चाहिए। एक है 2 नाड़ी प्रश्न, डबल बैरल्ड क्वेश्चन, 2 नाड़ी, यानी एक प्रश्न में 2 या अधिक प्रश्न एक साथ नहीं होने चाहिए। एक प्रश्न में क्या है कि 2 या अधिक प्रश्न है वो एक साथ ही पूछ लिए जाते हैं, मुख्य रूप से 2 उसके पूछ लिए जाते हैं एक साथ। जैसे कि क्या आपके कार्यालय में महिलाओं, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए विशेष प्रावधान है, क्या उनके लिए विशेष प्रावधान है? तो इसके हो सकता है कि महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान हो, लेकिन इनके लिए नहीं हो सकता है इनके लिए विशेष प्रावधान हो, उनके लिए नहीं हो। तो इसमें क्या होता है कि दुविधा रहती है कि वो हाँ में दे या ना में दे, क्योंकि कुछ का उत्तर होता है हाँ और कुछ का होता है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न को कहते हैं 2 नाड़ी प्रश्न। तो इसमें एक साथ कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिनका उत्तर आधों का यस होता है, आधों का नो होता है। तो ये दुविधा में रहते हैं। एक होता है एकानार्थ क्वेश्चन, यानी अनेक अर्थ उसके प्रकट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रश्न होता है वो अस्पष्ट होता है। क्या होता है? अस्पष्ट होता है, या उसके अनेक अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे कि प्रश्न पूछ लिया, क्या आप निम्न मध्यम उच्च वर्ग के
हैं, आप मध्यम निम्न उच्च वर्ग के हैं, तो 3 प्रश्न इसमें एक साथ आ गए। अब वो क्या कहेगा, क्या इसका जवाब देगा? लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन होना चाहिए, आप किस वर्ग में आते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, वो फिर बता देगा। लेकिन अब इसमें क्या बताएगा वो, तो क्या आप समाचार पत्र या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? तो अब यहाँ समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ते हैं, तो वो यहाँ पे उसके अनेक अर्थ होते हैं। पत्रिकाएं, पता नहीं कितनी पत्रिकाएं हैं, कौन सी पढ़ते हैं? क्या आप निजी स्कूल में पढ़े हैं या सार्वजनिक स्कूल में पढ़े हैं? तो अब इसके अनेक अर्थ होते हैं कि निजी स्कूल और सार्वजनिक जो स्कूल है उसमें यस कहूं या नो कहूं, यस कहूं या नो इसमें कहूं, तो इसमें बड़ा अनेक अर्थ इसके प्रकट होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, 2 नाली प्रश्नों और एकनार्थ जो है उसमें मामूली सा अंतर है। इसमें एक साथ 2 प्रश्न होते हैं, एक साथ 2 प्रश्न होते हैं और उसमें उत्तर हाँ या ना में देने की दुविधा रहती है। इसमें अनेक अर्थ होते हैं या अस्पष्ट होता है कि वो कब निजी स्कूल में पढ़ा, कब सरकारी में पढ़ा, कब अलग अलग ईयर के अंदर अलग अलग उसने पास किया है। तो ये 2 हो गए। आगे है कि कठिन शब्दों वाले प्रश्न, डिफिकल्ट क्वेश्चन, जैसे कि उसमें क्या होता है, जो शब्द होते हैं वो कठिन होते हैं, आसानी से समझ में आते नहीं है। जैसे कि क्या आप सुरापाई हैं, क्या आप सुरापाई हैं, यस या नो। तो हो सकता है ये थोड़ा सा कम जटिल लिया है मैंने ताकि आपको समझ में आए। कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो किसी के समझ में भी नहीं आते हैं। सुरापाई का मतलब क्या होता है, सुरा, सुरा का मतलब शराब। तो इस प्रकार के जो होते हैं उनको कठिन वाले प्रश्न कहते हैं। अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है, पूछ लिया जाता है कि आपकी शिक्षा का स्तर क्या है, आपकी शिक्षा का स्तर क्या है। तो शिक्षा एक अमूर्त है। या पूछा जाता है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो मूर्त प्रश्न हो जाएगा। अस्पष्ट प्रश्न, जो प्रश्न है वो स्पष्ट नहीं होते हैं। क्या आप सुशिक्षित हैं, क्या आप सुशिक्षित हैं। अब सुशिक्षित की क्या परिभाषा है, साक्षरता की तो परिभाषा है कि अक्षर का ज्ञान होना चाहिए। अब सुशिक्षित किसे मानते हैं, पढ़ा लिखा है, हो सकता है वो भी सुशिक्षित ना हो, और जो अनपढ़ है वो भी सुशिक्षित हो सकता है। मार्गदर्शक प्रश्न, लीडिंग प्रश्न, इसमें क्या होता है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या आप वर्तमान सरकार से सहमत हैं, क्या आप विपक्ष के कामकाज से सहमत हैं, क्या आप जातीय व्यवस्था के बनाने के पक्षधर हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले से ही मार्गदर्शन कर दिया जाता है कि हाँ, इसका उत्तर हाँ या में नहीं में देना है। या ऐसा पूछ लिया जाता है, उसमें नहीं भी प्रयोग है वो किया जा सकता है कि आपको नहीं लगता कि ये जातीय व्यवस्था गलत चीज है, नहीं लगता है कि, तो आप उसमें क्या होता है, हाँ में आने की संभावना है वो ज्यादा रहती है। संवेदनशील पर्सन, सेंसिटिव पर्सन, यानी जो संवेदनाओं से जुड़े हुए होते हैं, धर्म से, जाति से, लिंग से, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जो सेंसिटिव की श्रेणी में आते हैं कि भारत के अंदर दंगा है, वो कौन से संप्रदाय के लोग हैं वो अधिक करते हैं, तो ये बड़ा संवेदनशील प्रश्न है। तो इसको क्या बोलते हैं, सामाजिक वांछनीयता पक्षपात। इसको बेली ने कहा है, केनेथ बेली ने कहा है, सामाजिक वांछनीयता पक्षपात, यानी इसमें क्या होता है, सामाजिक रूप से वांछनीय होता है लेकिन पक्षपात की संभावना रहती है। जैसे कि क्या आप समलिंगी विवाह को स्वीकृति देना चाहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ज्यादातर लोग हैं वो उसके विपक्ष में होते हैं। अब है कि प्रश्न बनाए कैसे, जब प्रश्न बनाते हैं, प्रश्नावली बनाते हैं, क्वेश्चनरीज बनाते हैं, तो उसके चरण कौन कौन से चरण हैं। तो सरांतन कोश ने कुल 9 चरण बताए हैं। सबसे पहले तो तैयारी करना, प्रश्न बनाने की तैयारी करना, उसमें विषय चयन आ जाता है कि किस विषय पे बनाने हैं प्रश्न, है वो खुले रखने हैं या बंद प्रकृति के रखने हैं, संरचित रखना है या असंरचित रखना है। फिर आता है प्रथम प्रारूप बनाना। क्या है, प्रथम प्रारूप बनाना, मतलब कुछ कुछ उसको डिजाइन दे दिया हमने, भी प्रश्न ये यहाँ रख लिए, यहाँ रख लिए। फिर क्या करते हैं, उनको जब डिजाइन हम बना लेते हैं तो उनका मूल्यांकन करते हैं, स्वयं ही मूल्यांकन करते हैं, पढ़ के देखते हैं कि क्या ये सही है। तो फिर हमें खुद को डिसाइड लगेगा कि ये प्रश्न पहले आना चाहिए था, ये बाद में आना चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न तो नहीं होने चाहिए। फिर जब सब मूल्यांकन कर लेते हैं, फिर
किसी दूसरे व्यक्ति से मूल्यांकन करवाते हैं, उसको कहते हैं बाह्य मूल्यांकन। 2-4 लोगों से करवाते हैं, देखना भाई ये कैसी मेरी जो क्वेश्चनरी है वो कैसे बनी है प्रश्नावली, तो फिर वो क्या है कुछ सुझाव देंगे, तो उन सुझावों को हम क्या करते हैं पुनरावलोकन करते हैं और उन सुझावों के आधार पे प्रश्नों में संशोधन या काट छांट करते हैं। फिर उनका क्या करते हैं पूर्व परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं पूर्व परीक्षण करते हैं, यानी प्री टेस्टिंग करते हैं। पहले एक छोटा सा सर्वे करके देखते हैं, लोगों को भेज के देखते हैं 10-15 लोगों को, और फिर अगर उनको समस्या आ रही है तो फिर हम उनका क्या करते हैं फिर उनका अवलोकन करते हैं, और फिर दोबारा जब वो प्रश्न हटा देते हैं हम कि लोगों के समझ में नहीं आ रहे हैं, तो फिर दोबारा उसका द्वितीयक पुनर्परीक्षण किया जाता है और फिर अंतिम प्रारूप डिजाइन है वो तैयार कर लिया जाता है फाइनली रूप से। आगे है कि एक अच्छी प्रश्नावली की कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। आजकल जो मैंने क्या कहा कि प्रश्नों से संबंधित प्रश्न है वो ज्यादा आ रहे हैं, तो आप इनको थोड़ा सा गहराई से समझना, क्योंकि जब ऑप्शन में आएंगे ना 4 ऑप्शन, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो क्या होना चाहिए एक अच्छी प्रश्नावली के अंदर, जो प्रश्न है वो क्या है तुलनात्मक रूप से कम होने चाहिए। ऐसे नहीं कि 100-150 प्रश्न बना दिए, लगभग 30-35 या 30 से 40 प्रश्न या 50 प्रश्न 60 प्रश्न अधिकतम, वो थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो तुलनात्मक रूप से वो प्रश्न है वो कम होने चाहिए। सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश होना चाहिए, खुले भी होने चाहिए, क्लोज्ड भी होने चाहिए, संरचित भी होने चाहिए, राय जानने वाले भी होने चाहिए, तथ्यात्मक होने चाहिए और मनोवर्ती जानने वाले भी होने चाहिए। प्रश्नों का जो क्रम है उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो सबसे पहले होते हैं वो विषय से संबंधित प्रश्न होने चाहिए, ताकि उनको पता चल जाए कि किस लिए ये पूछा जा रहा है, विषय क्या है, वो उनको समझ सके। फिर जो परिचित और जो सामान्य प्रश्न होते हैं वो पूछने चाहिए पहले। बीच के अंदर जो संवेदनशील प्रश्न होते हैं वो पूछ लेने चाहिए, यानी प्रश्न है वो तर्क संगत और विषय से संबंधित होने चाहिए। अगर विषय का उससे कोई लेना देना नहीं है या अनुसंधान जो उत्तरदाता है उसको उसका पता ही नहीं है, तो फिर वो कैसे उसके उत्तर लिखेगा। प्रश्न है वो सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, असंदिग्ध होने चाहिए और बोधगम्य होने चाहिए। संदिग्ध नहीं होने चाहिए, असंदिग्ध होने चाहिए। ये शब्द थोड़ा सा अटपटा आपको जरूर लग रहा होगा। पक्षपात, सुझाव या पथ प्रदर्शक वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए। पक्षपात वाले नहीं होने चाहिए, सुझाव देने वाले नहीं होने चाहिए, पथ प्रदर्शक नहीं होने चाहिए, यानी क्या आप इससे सहमत हो, क्या आप इससे असहमत हो, इस प्रकार के प्रश्न वो नहीं होने चाहिए। क्या आप वर्तमान सरकार के कार्यकाल से संतुष्ट हैं, तो ये क्या है, या संतुष्ट नहीं है, तो इस प्रकार के प्रश्न वो नहीं होने चाहिए। प्रश्न है वो पारस्परिक पुष्टि करते हुए होने चाहिए, कि प्रश्न है वो आगे पुष्ट की कर सके, जो पहले जो प्रश्न पूछा है उसकी। आगे प्रश्न है वो परीक्षात्मक नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं लगे कि जो उत्तर लिख रहा है कि उसकी परीक्षा ली जा रही है, उसको जो जानकारी है वही होनी चाहिए। नकारात्मक कम से कम होने चाहिए और काल्पनिक तो होने ही नहीं चाहिए, कि अगर ऐसा होता आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो आप क्या करते। तो इस प्रकार के प्रश्न है वो नहीं होने चाहिए। उनके लिए पर्याप्त है वो खाली स्थान छोड़ना चाहिए, ताकि वो आंसर है वो लिख सके। ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। छपाई, लिखाई, आकार ये सुंदर और आकर्षक होने चाहिए। हाँ, कुछ साइज और थे वो मैं भूल गया कि साइज क्या होना चाहिए। तो 2-3 स्टैंडर्ड साइज होते हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। अब है कि जो प्रश्नावली भेजते हैं तो उसके साथ एक लेटर भेजा जाता है स्टार्टिंग के अंदर, उसको बोलते हैं सहभागी पत्र। क्या बोलते हैं? सहभागी पत्र। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रश्नावली के साथ ही इसको भेजा जाता है, जिसमें अनुसंधान विषय के बारे में और उद्देश्यों के बारे में बताया जाता है। अनुसंधान विषय और उद्देश्यों के बारे में बताया जाता है और उससे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इसको शीघ्र अतिशीघ्र वापस भेज दें, और उसको साथ में ये विश्वास भी दिलाया जाता है कि आपकी जो भी सूचनाएं होंगी उनको गुप्त रखा जाएगा, उनको कहीं प्रकाशित नहीं करवाया जाएगा। इसको व्याख्या लेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये व्याख्या करता है। इसको साथ भेजते हैं तो इसको कवर लेटर भी कहा जाता है। तो ये साथ ही भेजा जाता है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि प्रश्नावली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है
कि जो आंसर है वो लौट के नहीं आती है, प्रश्नावली लौट कर नहीं आती है, क्योंकि उसको आपके अनुसंधान से कोई लेना देना नहीं होता है, वो तो अपनी मस्ती में है। अगर हमसे भी कोई प्रश्नावली आएगी ना तो हम भी उसको भर के बहुत कम लौटाते हैं, तो 50% भी प्रश्नावलियां वापस लौट कर नहीं आती है। जब लौट कर नहीं आती है तो लगभग 15 दिन के बाद उसको दोबारा लेटर भेजा जाता है, उसको बोलते हैं अनुगामी फॉलो अप लेटर बाद में, कि भाई साहब आपको हमने प्रश्नावली भेजी थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका उसमें बढ़ा चढ़ा के उससे रिक्वेस्ट की जाती है, प्रार्थना की जाती है कि जो अनुसंधान है वो देश को नई दिशा देगा, आप इस देश को नई दिशा देने के लिए अपना थोड़ा सा योगदान है वो कर सकते हैं, इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है। तो फिर हर 7 दिन या 10 दिन बाद में वो 1-2 बार भेजे जाते हैं, और फिर भी नहीं आती है तो उसको क्रॉस कर दिया जाता है कि ये लौट कर नहीं आने वाली है। आगे है कि प्रश्नावली में हम विश्वसनीयता कैसे बनाएं, प्रामाणिकता कैसे बनाएं, प्रामाणिकता या विश्वसनीयता के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो इसके लिए एक बार पुनः उसको प्रश्नावली भेजी जा सकती है, तो और दोनों का मिलान किया जा सकता है। समान वर्ग का अध्ययन किया जाना चाहिए, जो प्रश्नावली भेजी जा रही है वो एक सी वर्ग विशेष से संबंधित होनी चाहिए, ताकि उनका है वो तुलना है वो की जा सके। उपनिर्देशन यानी जितनों को हमने 100 लोगों को प्रश्नावली भेजी है तो उनमें से 10 का चयन है वो दोबारा कर लिया जाता है और उनका फिर मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्नावली के साथ साथ अन्य विधियों का भी प्रयोग किया जा सकता है, ताकि जो तथ्य उभर कर आ रहे हैं उसकी प्रामाणिकता सिद्ध की जा सके। अब है कि प्रश्नावली के लाभ क्या है। तो प्रश्नावली के लाभ ये हैं कि विस्तृत क्षेत्र और विशाल जनसंख्या दोनों का अध्ययन इसमें किया जा सकता है। विशाल जनसंख्या और विस्तृत क्षेत्र दोनों का अध्ययन किया जा सकता है, चाहे कितना भी विदेश में भी लोग बैठेंगे तो भी उसका अध्ययन है वो किया जा सकता है। भारत के अंदर किसी भी डाक के द्वारा हम उसको भेज सकते हैं। इससे क्या होता है, समय की बचत होती है और धन की बचत होती है। सूचनाओं की पुनरावृत्ति भी इससे संभव है, दोबारा भी प्रश्नावली भेजकर प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। इसमें जो सूचनाएं हैं वो वस्तुनिष्ठ होने की संभावना है, ऑब्जेक्टिविटी आने की उसमें संभावना होता है, क्योंकि बगैर वो किसी के दबाव में वो लिख रहा होता है। ये सुविधाजनक होती है, आराम से वो घर पे बैठे हैं, वो भी घर पे बैठे हैं, दोनों जो उत्तरदाता है और उत्तर प्राप्त करने वाला दोनों। इससे क्या होता है कि सूचनाओं की प्राप्ति है वो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है, श्रम की इसमें बचत होती है। न्यूनतम श्रम में एक साथ फोटोकॉपी की और लोगों को मेल के द्वारा भी भेज दिया और मेल के द्वारा ही वापस आ जाती है। अब इससे नुकसान क्या होता है, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है कि ये केवल शिक्षित वर्ग के लिए ही उपयोगी है, अशिक्षित वर्ग के लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। प्रश्नावली लौट कर नहीं आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रश्नावली की यही होती है, 50% भी नहीं आती है। इसमें क्या होती है, सूचनाएं होती है वो अपूर्ण होती है। जब 20 प्रश्न है, मान लेते हैं कि 20 प्रश्न पूछे गए हैं, तो 10 का तो उत्तर देता है, 10 का उत्तर नहीं देता है, जानबूझकर नहीं देता होगा या फिर उसको समझ में नहीं आता है। प्रत्युत्तर का अभाव, वापिस जब प्रश्न वो बढ़ता है तो अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो उससे दोबारा प्रत्युत्तर नहीं किया जा सकता। अस्पष्ट लेख यानी राइटिंग है वो कई बार अच्छी नहीं होती है, वो समझ में भी नहीं आती है। ऐसे सार्वभौमिक प्रश्न बनाने असंभव है जो सभी को समझ में आ सके। इससे गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन है वो नहीं किया जा सकता। तो ये प्रश्नावली थी। अब हम बात करते हैं अनुसूची की। तो अनुसूची में और प्रश्नावली के अंदर ये क्या है, अध्ययन के उपकरण हैं दोनों ही, और दोनों लगभग सेम है। बस अंतर इतना ही है कि प्रश्नावली है वो डाक के द्वारा भेजी जाती है और जो उत्तर होता है वो उत्तरदाता स्वयं लिखता है, और अनुसूची के अंदर क्या होता है कि उत्तरदाता है वो अनुसंधान करता खुद लिखता है, इससे प्रश्न डायरेक्ट प्रश्न पूछकर। यही बेसिक अंतर है, इसलिए हम कोई अनुसूची पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, केवल इसके प्रकार और 1-2 परिभाषाएं हैं वो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। गुडे एवं हार्ट ने क्या कहा कि अनुसूची उन प्रश्नों का एक समूह है, एक समुच्चय है जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के आमने सामने की स्थिति में प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ साथ में भरे जाते हैं।
तो आमने सामने शब्द की बात है वो गुड एवं हार्ट करें। पीवी यंग ने कहा कि यह गणना करने की एक विधि है, एक तकनीक है जिसका प्रयोग औपचारिक एवं मानवीकृत खोज में विभिन्न प्रकार के परिमाणात्मक ना कि गुणात्मक, तो परिमाणात्मक तथ्यों को एक संकलित करने के लिए किया जाता है, ऐसा पीवी यंग ने कहा। बोगार्ट्स ने क्या कहा कि अनुसूचित तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक विधि है जो स्थूल प्रश्नों से पूछे जाते हैं, जो अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं भरी जाती है। तो यहां 3 शब्द आए हैं, इन्होंने औपचारिक माना, इन्होंने परिमाणात्मक तथ्यों को संकलित करने वाला माना, और इसने आमने सामने की बात है वो गुड एवं हार्ट ने कही है। आगे है अनुसूची के प्रकार। अनुसूची के प्रकार, तो अनुसूची के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि अवलोकन अनुसूची। तो अवलोकन अनुसूची का प्रयोग जब अवलोकन किया जाता है तो उसमें बड़े बड़े पॉइंट्स लिखे जाते हैं भी किन किन चीजों का अवलोकन है वो हम करना है ताकि कोई तथ्य छूट ना जाए, तो इसको अवलोकन पथ प्रदर्शिका भी कहा जाता है। मूल्यांकन, इसमें क्या होता है जब लोगों की राय जानना हो, उनकी पसंद नापसंद विश्वास संबंधी विचारों को जानना हो, तब इस प्रकार की अनुसूची का है वो प्रयोग किया जाता है। इसमें फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं, इसमें लोगों की राय को जाना जाता है, उनके मूल्यों का मूल्यांकन किया जाता है। तो समाज मितीय जो अध्ययन है और जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, इसमें इसका प्रयोग है वो अधिक होता है। एक है परलेख अनुसूची, परलेख डॉक्यूमेंट शेड्यूल। तो ये क्या होता है कि इसमें परलेखों का, व्यक्तिगत जीवन इतिहासों का, कोई ऐतिहासिक स्थल का, खुद ही जैसे कहीं गए हमने अलग अलग 10 लोगों के जीवन इतिहास के बारे में, लाइफ स्टडी के बारे में, बायोग्राफी के बारे में जानना है, तो उनके बड़े बड़े कुछ अनुसूची होती है कि जन्म है, क्या क्या कार्य है, किस क्षेत्र के अंदर कार्य किया है, या किसी कोई ऐतिहासिक स्थल है तो वहाँ पर हम गए तो उसमें नोट करते रहते हैं कितना प्राचीन है, कितने मिले हैं, किस किस ने खोज की है। तो ये परलेख अनुसूची होती है। एक संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, जब किसी संस्था का मूल्यांकन करना होता है कि वहाँ कितनी सुविधाएं हैं, कितने रूम्स हैं, कितने स्टाफ है, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनुसूची बनाई जाती है। और एक होती है साक्षात्कार अनुसूची, जो साक्षात्कार के समय प्रयोग है की जाती है। तो ये अनुसूची के मुख्य प्रकार है। अब गुण और दोष में क्या है कि अनुसूची में क्या गुण है और क्या दोष है, वही है लगभग प्रश्नावली में है, वही इसके अंदर है। इसमें कुछ लाभ हो जाता है, तो इसके आधार पे हम दोनों में अंतर के आधार पर दोनों के गुण और दोष को देख सकते हैं, दोनों के गुण एवं दोष को देख सकते हैं। अनुसूची और प्रश्नावली में प्रयोग विधि को लेकर अंतर है भी। उसके अंदर क्या है कि प्रयोग ऐसा किया जाता है कि दूर क्षेत्रों के अंदर लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं और वो स्वयं भरते हैं, और अनुसूची के अंदर अनुसंधानकर्ता स्वयं उत्तर के भरता है। इसमें क्या है कि उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क हो जाता है। तो ये अनुसूची का क्या है, गुण है कि इससे उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है, लेकिन उससे नहीं होता है। अनुसूची का दोष क्या है कि अनुसूची में हम अध्ययन क्षेत्र अगर विस्तृत है तो उसका प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन प्रश्नावली में कर सकते हैं। सूचना प्राप्ति एवं प्रत्युत्तर, तो सूचना प्राप्ति है वो अनुसूची में अधिक बेटर तरीके से होती है, और प्रत्युत्तर किए जा सकते हैं कि अगर कोई समझ में नहीं आया है तो उसको स्पष्ट किया जा सकता है, अगर कोई उत्तर समझ में नहीं आया है तो अनुसंधानकर्ता दोबारा पूछ सकता है, लेकिन प्रश्नावली में इस प्रकार की सुविधा नहीं होती है। शिक्षा के आधार पे तो ये अनुसूची है वो शिक्षित और अशिक्षित दोनों के लिए, प्रश्नावली केवल शिक्षित वर्ग के लिए है। निदर्शन सैंपलिंग, तो इसमें क्या होता है कि सैंपलिंग है वो आसान हो जाती है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के लोगों को शामिल किया जा सकता है। प्रश्नावली में केवल शिक्षित लोगों को अध्ययन किया जाता है, तो जो सैंपलिंग है वो सही नहीं होती है। जो प्रश्नावली में समय, श्रम एवं धन की बचत होती है, अनुसूची में नहीं होती है। अनुसूची के अंदर पक्षपात आने की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि वो कुछ बता रहा है, वो खुद कुछ और लिख रहा है, उसके खुद के मूल्य उसमें वो लिख सकता है, लेकिन प्रश्नावली में तो जो है वो उत्तरदाता स्वयं ही लिख रहा है। तो ये दोनों में मुख्य अंतर है। हाँ, मैंने कुछ
कि जो पुस्तक थे उनके नाम पिछले वीडियो में बताए थे। अब कुछ जो नए थिंकर्स हैं जो रिसर्च से जुड़े हुए हैं, जैसे कि सरांतनतोस है, चैंपियन है, ब्लैंक है, इनके प्रश्न हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें हैं वो लिखी है। अनुसूची के अंदर क्या है, अवलोकन का प्रयोग है वो किया जा सकता है। प्रश्नावली में अवलोकन की, ऑब्जर्वेशन की सुविधा नहीं होती है। तो ये अनुसूची और प्रश्नावली में मुख्य अंतर है। हाँ, तो आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आपका सबका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और ज़्यादा वीडियोज़ आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। अब इजाज़त दें।